हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। और हम कंटिन्यू करेंगे अपने सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के मेंस की PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। देखिए 2025 का सवाल देखें। डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का क्वेश्चन UPSC ने पूछा है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन क्या सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को जन्म देता है? इज इट सो? और जस्टिफाई योर आंसर। देखो वैसे भी जब एक्सट्रीमिस्ट टाइप का है तो आप बिल्कुल भी एक तरफ का आंसर तो वैसे भी नहीं लिख सकते हो, तो आपको दोनों साइड से समझानी पड़ेंगी और आपको जस्टिफाई करना है आंसर। अब यहाँ पर देखें आप, इंडियाज़ ई रिटेल मार्केट जो है वो $60 बिलियन 2024 में पहुंच चुकी है, जो दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ रहा है। लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर की फॉर्मेट में नहीं, डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को हमें मिल रही है कि एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर तो है ही है, साथ साथ सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बताएंगे कैसे ग्लोबलाइजेशन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को जन्म देता है। सबसे पहला है राइज ऑफ फास्ट फैशन एंड डिस्पोजेबल कल्चर लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो फास्ट फैशन का आजकल बहुत ज़्यादा ज़माना है। एग्जाम्पल देखो, 2700 लीटर पानी लगता है एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में, एंड इट इज़ नॉट रिटन हेयर बट इट इज़ अराउंड 7500 लीटर्स टू प्रोड्यूस वन जीन्स। तो आप देखो फास्ट फैशन की वजह से, और लोग कितनी जल्दी जल्दी आजकल कपड़े खरीदते हैं और फेंक देते हैं। सेकेंड है इंक्रीज डेट लेवल्स ड्यू टू ईजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड EMI कल्चर। अब आप देखो, अब आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो महंगी नहीं बची है ना। मिडिल क्लास के लिए भी हम पहले बोलते थे कि भाई आईफोन लेना है, कोई लैपटॉप लेना है तो मिडिल क्लास को सोचना पड़ेगा, या कोई भी एक बड़ी चीज़ लेनी है, महंगी चीज़ लेनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इतनी ईजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, और साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, EMI कल्चर। आप छोटी छोटी EMI भी भर के भी सामान ले सकते हैं। और आजकल देखो कितनी फैंसी सेल्स लगती हैं। एग्जाम्पल पिंक सेल हो गया, बिग बिलियन डेज हो गया, और भी जो भी आपने आजकल सेल्स के नाम सुने ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। थर्ड है ब्रांड कॉन्शियसनेस रिप्लेसिंग वैल्यू बेस्ड परचेजिंग डिसीजंस। देखो अब जो है, पहले हमारे यहाँ पर वैल्यू थी कि प्रोडक्ट कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, या फिर उसकी एक्चुअली में वैल्यू क्या है, क्या वो ऑथेंटिक है, ये सब है। लेकिन अब हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सिर्फ ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, टैग्स के पीछे भागते हैं। एग्जाम्पल ज़ारा, H&M। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एज कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़। अब ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स भी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बन चुके हैं, क्योंकि देखो एक तो मैं ये भी पढ़ाती हूँ कि रिलीजन भी अब तो कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बन गया है। कोई भी फेस्टिवल होता है ना, दिवाली, दशहरा, इवन नवरात्रे, या कोई भी होता है, उसको कमर्शियल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बना दी है, क्योंकि हम उस फेस्टिवल का एसेंस तो भूल ही गए हैं कि उसका एसेंस क्या था, लेकिन उससे रिलेटेड सामान ही खरीदते रहते हैं कि ब्लिंकिट पे ये भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है। सो द एसेंस इज गॉन, बट द फेस्टिवल इज ओनली देयर एज एन अ कमर्शियल अपॉर्चुनिटी। वैलेंटाइंस डे पे देख लो, कार्ड्स, कैंडल्स, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट देखो, वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्शन विदाउट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जबकि हमें उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता कि उसका क्या एक्चुअली मीनिंग है। एग्जाम्पल ब्लैक फ्राइडे सेल, है ना। अब देखो सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर नहीं, कुछ सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है FDI इनफ्लो ऑफ $81.4 बिलियन इन 2024-2025, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। FDI इनफ्लो बढ़ा हुआ है, ठीक है। देन देयर इज कल्चरल एक्सचेंज। इंटरनेशनल योगा डे, हमारे यहाँ से योगा आयुर्वेदा निकला, आज उसका कितना ज़्यादा नाम हो रहा है। तीसरा है ग्रोथ ऑफ एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म, है ना। एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल, देखो कितनी बड़ी आयरनी है। एक तरफ लोग वेस्टफुल कंजम्पशन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में मिशन लाइफ जो है इंडिया ने लॉन्च किया था। एनीवेज, तो आयरनी देखो, दोनों साइड ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हो रहा है। एक हो रहा है कि हमें फास्ट कंजम्पशन की भी आदत पड़ रही है, क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए, फटाफट चाहिए, चाहे उसकी इतनी यूटिलिटी है या नहीं है वो भी चाहिए। उस वजह से तो प्रेशर भी पड़ रहा है रिसोर्सेज के ऊपर, और जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है वो भी पूरी होती जा रही है। साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि हम लोग थोड़ा एथिकल कंज्यूमरिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे हमें लगता है कि नहीं, हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदनी है, बेटर चीज़ें खरीदनी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दिस इज़ फ्री, एनिमल्स आर नॉट, मतलब इसमें एनिमल्स को हर्ट नहीं किया गया इस प्रोडक्ट में, या टॉर्चर नहीं किया गया है। तो एथिकल रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं।
एग्जाम्पल डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन देयर इज GI टैग इनिशिएटिव प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबली, है ना। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का एक इनिशिएटिव चलता है सरकार का, जिसमें आप उस स्टेट की, उस जगह की या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आप जो है वो जो प्रोडक्ट होता है वो उसका इंडिकेशन, मतलब एज एन वो फेमस हो जाता है वहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल चंबा है, चंबा का रूमाल को GI टैग मिला हुआ है, तो उससे क्या होता है वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। देन देयर इज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियन क्यूजीन, है ना, इंडियन खाने की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो रही है। देन ग्लोबल कोलैबोरेशन इन कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट, देन टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एक्सेस। तो सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर नहीं, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश की है। कंक्लूजन देखें, ग्लोबलाइजेशंस इम्पैक्ट ट्रांसेंड्स कंज्यूमर कल्चर, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कंज्यूमर कल्चर को पार करते हुए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आपस में कल्चरल एक्सचेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देता है ना। कल्चरल एक्सचेंज आप देख रहे हैं, वेस्ट ने योगा अपना लिया, हमने उनके स्टाइल ऑफ कपड़े खाना अपना लिया, ये सब। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक आत्मनिर्भर भारत कैन हार्नेस इट्स बेनिफिट व्हाइल प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी। लेकिन आपको ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट से अगर बच के चलना है, ताकि आपका जो कल्चरल रूट है वो ना खराब हो, आप अपने कल्चर को लूज ना कर दें, तो आत्मनिर्भर भारत जैसी इनिशिएटिव्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी इंटैक्ट रहे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सेस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहैबिलिटेशन, गिव योर ओपिनियन। वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि क्या हमारे देश में जो ट्राइबल डेवलपमेंट वाला जो एक टॉपिक है वो दो पलड़ों पे घूमता रहता है, एक तरफ उसके डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी तरफ उसके रिहैबिलिटेशन, उसमें बैलेंस बनाना है। गिव योर ओपिनियन। रिसेंट डेटा शोज 60 million people displaced since independence with 40% being tribals, highlighting how displacement rehabilitation access dominates India's tribal development discourse। कह रहे हैं कि एक डेटा आया उसमें 60 मिलियन लोग जो हैं डिस्प्लेस हुए हैं इंडिपेंडेंस से अभी तक, उसमें से 40% लोग जो हैं वो ट्राइबल्स हैं। ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। चलो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम सा ड्रॉ किया है कि देखो ट्राइबल डेवलपमेंट में एक तरफ है डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस, एक तरफ है रिहैबिलिटेशन का। डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है ट्राइबल्स की? कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है, कोई डैम, इरिगेशन, इंडस्ट्री लगी है, इस वजह से होता है। और रिहैबिलिटेट आप कैसे आप रिहैबिलिटेशन है कि आइडेंटिटी वो लूज कर देते हैं अपनी, लाइवलीहुड, क्योंकि ट्राइबल्स का ज़्यादातर जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट से अटैच है। लाइवलीहुड के साथ साथ उनका कल्चर भी फॉरेस्ट से अटैच है। आपने सेक्रेड ग्रूव्स पढ़े होंगे इन्वायरमेंट में, और सोशल फ्रैगमेंटेशन, वो अलग थलग भी हो जाते हैं। और आप जब इन दोनों के बीच में फंसते हो तो आप समझते हो या तो सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन वर्सेस राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट, या तो आप अधिकार बेस्ड डेवलपमेंट करें कि किसी का अधिकार भी ना छीने, या फिर आप जो है दूसरी तरफ अगर डिस्प्लेस करेंगे तो सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। इसके बीच में डिबेट चलती है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट है सेंट्रल एक्सेस में कैसे है, माइनिंग प्रोजेक्ट हो गया सबसे पहले ओडिशा में, न्यामगिरी हिल्स में, झारखंड के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। सॉरी, उसके बाद देखें डैम कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से ट्राइबल्स डिस्प्लेस होते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनते हैं जैसे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इम्पैक्टिंग ट्राइबल लैंड अक्रॉस 6 स्टेट्स। देन देर इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते हैं बहुत सारे, एग्जाम्पल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, है ना, जो आजकल हाईवेज बन रहे हैं वो। अब रिहैबिलिटेशन देखो कैसे करेक्टिव रिस्पॉन्स है। सबसे पहले आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है 2020, सॉरी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, यहाँ पे बोला गया ओनली 54% अप्रूव फ्रॉम 1.8 करोड़ क्लेम्स फाइल्ड। 1.8 करोड़ फाइल्स में से सिर्फ 54% अप्रूव किए गए हैं। पैसा एक्ट बना हुआ है, पॉलिटी में पड़ा है, पीएम जनमन स्कीम है, 15,000 करोड़ रुपए, 75 PVTGs पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को दिए गए। देन लैंड एक्विजिशन एक्ट तो है ही है, लेकिन रिहैबिलिटेशन से आगे बढ़ के भी हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए हैं तो सिर्फ रिहैबिलिटेट करके काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको देखें तो वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं ट्राइबल्स, और जो भी वल्नरेबल सेक्शन होता है उसके 2-4 बेसिक पैरामीटर्स पे तो काम करना ही पड़ता है, एज इन दी एजुकेशन, दी हेल्थ, द लाइवलीहुड। अब तो डिजिटल वाला भी एक फेज आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशन देखो एकलव्य मॉडल स्कूल। एक बात याद रखिएगा, कोई भी वल्नरेबल सेक्शन हो,
आपको ये वाले पैरामीटर्स तो देखने पड़ेंगे। अगर एल्डरली है तो एजुकेशन वाला कभी कभार नहीं, हम नहीं लिखते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें आती ही हैं। एजुकेशन के लिए देखो एकलव्य मॉडल स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूलिंग है, हेल्थ के लिए ट्राइबल हेल्थ मिशन आया था, लाइवलीहुड वन धन विकास योजना, डिजिटल इंक्लूजन देखो पीएम वानिंदी ट्राइबल एरियाज। तो यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा समझाया नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट और एक एग्जाम्पल लिखा है कि रिहैबिलिटेशन के बियॉन्ड भी देखना पड़ेगा। फिर एमर्जिंग पैराडाइम देखो, और नई नई क्या सी चीज़ें आ रही हैं कि कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट कर सकते हो, जैसे कि नागालैंड के विलेज काउंसिल हैं, इको टूरिज्म मॉडल भी चल रहा है, जैसे जैसे केरला के वायनाड ट्राइब्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिला। जीआई टैग्स दिए जा सकते हैं ट्राइबल प्रोडक्ट्स को। थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई थी, उड़ीसा की एक ट्राइब है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो 2-3 चीज़ें बनाते हैं, कपड़ा गंदा शॉल है, सिमली पाल का चटनी है, रेड एंड्स की चटनी है, इन सबको जीआई टैग मिला था। इससे भी इनका लाइवलीहुड इंश्योर होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट्स 85% ट्राइबल हाउस होल्ड, आपको पता होगा जनधन अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए थे ताकि सरकार डीबीटी को जो है वो फॉलो कर सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को। देन देयर स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसको पूरी तरीके से डिमांड को पूरा किया गया है, डिस्प्लेसमेंट समझाया है, रिहैबिलिटेशन समझाया है, बियॉन्ड रिहैबिलिटेशन क्या कर सकते हैं वो समझाया है, और अभी जो नई नई चीज़ें इमर्ज हो रही हैं वो भी बताई गई हैं। Therefore, modern tribal development transcends this binary through community participation, cultural preservation, sustainable livelihood। कह रहे ये जो आज की मॉडर्न ट्राइबल डेवलपमेंट है ना, वो बाइनरी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन को ट्रांसेंड करके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, कल्चरल प्रेजर्वेशन, उनके कल्चर को भी इंटैक्ट रखना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये हम सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं, वेन एवर देयर इज अ ट्राइबल डेवलपमेंट का इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों को अमेलगमेट करा जाए मेनलैंड इंडिया के साथ या नहीं करा जाए। डिबेट सबसे बड़ी यही होती है, क्योंकि जो लोग एप्रीहेंसिव होते हैं ऑफ कनेक्टिंग दीज ट्राइब्स टू मेनलैंड इंडिया, द मेन प्रॉब्लम इज कि उनकी कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। सोशोलॉजी में बहुत सारे थिंकर्स आके बोल के गए हैं कि ये तो वो हैं हिंदूज ही हैं, ठीक है, इस पे बड़ी डिबेट होती है कि आप इनका कल्चर खत्म कर देंगे। सो कल्चरली इंटैक्ट रखते हुए इनको मेनलैंड से कनेक्ट करना और लाइवलीहुड देना, दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क। तो कल्चरल प्रेजर्वेशन एंड देन सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जैसे कि जीआई टैग वगैरह। पहले का टाइम था कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे ट्राइबल्स, अब आप थोड़ी और, क्योंकि देखो क्राफ्ट्स के अंदर, हैंडीक्राफ्ट्स और इन सब में बहुत अच्छे होते हैं ट्राइबल्स, तो आप सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी उन्हें दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये है 2024 का क्वेश्चन, एक और मैंने अटैच कर दिया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ही एक सवाल है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड young unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with the family? ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज करी है, किसकी, स्किल्ड की, यंग और अनमैरिड वुमन की। अब आप देख रहे हो अर्बन माइग्रेशन भी, ऊपर से इंसान स्किल्ड भी है, यंग भी है, अनमैरिड वुमन, और कैसे इस ट्रेंड ने इनकी पर्सनल फ्रीडम और रिलेशनशिप विद द फैमिली पे इम्पैक्ट डाला है। अभी तक अगर आपने सोसाइटी सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस देखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्लोबलाइजेशन या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपके उसमें सिलेबस में दे रखा है, तो वो हर एज ग्रुप या पर्टिकुलर सेक्शन के उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है उस पर पूछ रहे हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन का एल्डरली पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, इन पर ट्रांसजेंडर्स पे क्या इम्पैक्ट है, तो आपको ये सब भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी पार्ट। सी इफ पॉइंट्स जनरेशन नहीं हो पाई उस टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। आई वुड सजेस्ट यू कि 5-5 पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के साथ बना के अभी से रख लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इंटर देखिए, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड, अनलॉकिंग न्यू रियम्स ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड री एवेल्युएशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स फॉर वुमेन। देख लो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, कल्चर, सोशल, हम सब आपस में, हम बोलते हैं ना ग्लोबलाइजेशन की वर्ल्ड इज अ स्मॉल विलेज, बिल्कुल वैसा ही है कि हम हर तरीके से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। इस वजह से, इस इंटीग्रेशन की वजह से नए नए आपके पर्सनल फ्रीडम के एरिनाज खुल रहे हैं फीमेल्स के लिए, और साथ साथ जो पुरानी सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनको लोग री इवैल्यूएट कर रहे हैं कि भाई ये सही है भी कि नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखो कल्चर पे भी पड़ता है ना, हमने लिखा ना कल्चर एंड सोशल। जब कल्चर का इम्पैक्ट पड़ेगा, बाहर के कल्चर का हाईलाइट्स आपको अपने अपने कल्चर में दिखेंगे, तो आप अपने सोसाइटल नॉर्म्स को तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी नहीं करेंगे तो एक बार सोचेंगे तो ज़रूर कि ये सही है कि ये गलत है।
इसके बाद अब आगे देखें, इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड अनमैरिड वुमन। ठीक है, अब हम यहाँ लिख रहे हैं कैसे इंक्रीज हुई है अर्बन माइग्रेशन। सबसे पहले अर्बन रूरल वेज डिस्पैरिटी है ना, अर्बन वुमन को 35,000 पर मंथ मिलते हैं और रूरल को 8,000, तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा है एक्सेस टू हायर एजुकेशन, अर्बन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसे कि DU का नॉर्थ कैंपस है, उसमें बिहार की फीमेल्स बहुत हैं। देन स्टेम डोमिनेंस, दैट इज साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की डोमिनेंस देखने को मिलती है। देन देर इज ग्लोबलाइज्ड वर्क कल्चर, जैसे कि वुमन जो है 35% ऑफ IT वर्कफोर्स कॉन्स्टिट्यूट करती है। फैमिली की भी एस्पिरेशंस होती हैं कि 42% ऑफ अर्बन फैमिली सपोर्ट करती है डॉटर्स को कि शादी से पहले आप अपना करियर जो है वो सेटल कर लें। यहाँ पर मैंने एक थिंकर के बारे में लिखा है, आर्ले हॉचचाइल्ड राइटली सेड वर्क प्लेस हैज बिकम अ न्यू विलेज, अंडरस्कोरिंग हाउ अर्बन स्पेस रीशेप आइडेंटिटीज एंड रिलेशनशिप। आर्ले हॉचचाइल्ड बेसिकली एक सोशोलॉजिकल थिंकर हैं, उन्होंने ये बोला था कि वर्क प्लेस जो है वो एक नया विलेज बनता जा रहा है, जिसने इंपॉर्टेंस बताइए कि अर्बन स्पेस कैसे एक इंसान की ज़िंदगी को, उसकी आइडेंटिटी को, उसके रिलेशनशिप्स को रीशेप करता है ना। बिल्कुल है ये बात सही। अब हम पर्सनल फ्रीडम पे इम्पैक्ट देखेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर उसके ऊपर देखेंगे इम्पैक्ट ऑन फैमिली रिलेशनशिप, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पर्सनल फ्रीडम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, जब कोई इंसान अर्बनाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पर्सनल फ्रीडम पे क्या पड़ेगा, सोशल एम्पावरमेंट हो रही है, ग्लोबल मीडिया का एक्सपोजर, जैसे कि मी टू मूवमेंट जब ली थी। फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है अर्बन वुमन 42% अपनी अर्निंग्स का कंट्रोल करती है। ठीक है, सोशल लिबरेशन मिलती है, मुंबईज वाई लॉइटर मूवमेंट। लाइफस्टाइल की फ्रीडम है, को लिविंग जैसे स्टार्टअप्स लाइक स्टैंजा लिविंग, जोमैटो पीरियड लीव पॉलिसी, प्रायोरिटाइज हेल्थ ओवर स्टिग्मा। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऐसे ऐसे पर्सनल फ्रीडम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी डालता है, क्योंकि अगेन वेस्ट का कल्चर आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो अब आप उस पुरानी सोच से बाहर निकल रहे हैं। नेगेटिव देखो क्या है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप ओला, उबर, कैब्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब ट्रैवल करते हैं तो आपको नाइट शिफ्ट का थोड़ा सा डर रहता है कि हरासमेंट हो जाएगी या फिर कुछ भी आपको फेस करना पड़ सकता है। देन देयर इज वर्क लाइफ इम्बैलेंस, हसल कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पैक्ट इंडिया में जो देखने को मिल रहा है दैट इज हसल कल्चर, कंजेशन, बहुत ज़्यादा काम, पूरा टाइम वर्क वर्क। देन देयर इज एक्सप्लॉयटेशन, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोलती है 60% अर्बन एम्प्लॉयज़ अर्न बिलो मिनिमम वेज। ठीक है, ये नेगेटिव थे। अब फैमिली रिलेशनशिप पे देखो पॉजिटिव क्या होगा, स्टेटस फैमिली का इंप्रूव होगा। कैसे? 68% अर्बन माइग्रेंट वुमन जो है 30 से 50% इनकम का अपनी फैमिली को भेजते हैं। देन रोल मॉडल इफेक्ट है ना, कोई भी अगर फीमेल जो है वो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के थ्रू बाहर जाके काम करती है तो वो एक रोल मॉडल साबित होती है अपनी पूरी रिश्तेदारी में कि देखो उसने कितना अच्छा किया अपनी लाइफ में। तीसरा है जेंडर रोल शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 55% अर्बन माइग्रेंट वुमन इन्फ्लुएंस फैमिली डिसीजन। जेंडर रोल पहले ही अटैच था कि आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी कोई भागीदारी नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अब जब आप अर्बन माइग्रेंट वुमन है, आप अर्न कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, तो आपकी इंपॉर्टेंस फैमिली डिसीजंस में बढ़ेगी और आपको प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ का एक्सपोजर भी मिलेगा। अगर कोई फीमेल है, रूरल एरिया से निकल कर बाहर आई है, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पे अर्बनाइजेशन भी, अर्बन माइग्रेशन उसकी हुई है, काम कर रही है, तो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ पे भी एक्सपोजर उसको मिलेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो प्रेशर टू कंफर्म ट्रेडिशनल वैल्यूज़, देखो एक ये बहुत ज़्यादा है कि फैमिलियल डोमेस्टिक थोड़ा प्रेशर रहता है कि आपको अपने पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अभी भी फॉलो करना है। जैसे कि IT वुमेन्स प्रेशर फेस करती हैं कि शादी के टाइम पर अपनी जॉब जो है वो क्विट कर दें। एल्डरली निगलेक्ट है ना, एल्डरली या फिर बच्चों की हेल्थ पे निगलेक्ट है, उनकी केयर नहीं हो पाती ठीक से। तीसरा है इंक्रीज्ड फैमिली डिपेंडेंसी ऑन रेमिटेंसेस, फैमिली जो है वो आपके रेमिटेंसेस पे, मतलब जो पैसा आप भेज रहे हैं, जहाँ से आप कमा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। देयरफॉर सिटीज आर स्ट्रैटेजिक साइट्स फॉर इमेंसिपेशन ऑफ वुमन, बट रियलाइजिंग दिस पोटेंशियल रिक्वायर जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग। कह रहे सिटीज़ बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रैटेजिक साइट है अगर हमें वुमन एम्पावरमेंट करनी है, उनकी प्लेसमेंट सोसाइटी में अच्छी करनी है, लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि सिटी स्ट्रैटेजिक सिटी तभी बनेगी एक फीमेल के लिए जब आप जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग करेंगे। जेंडर सेंसिटिव एज इन आप थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर उनकी सेफ्टी बढ़ाएंगे, आप इक्वल वेजेस का ख्याल रखेंगे, फैमिली के कल्चर को बदलेंगे, इक्वल बेसिकली इक्वल शेयर ऑफ डोमेस्टिक हेल्प आप कोशिश करेंगे कि अगर हस्बैंड वाइफ है दोनों काम करें घर पर, ऐसा नहीं है फीमेल बाहर भी काम कर रही है घर पे भी काम कर रही है। सो ऑल ऑफ दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।